नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज संडे है और दिन में मैंने एमसीक्यू वीडियो डाल दिया था। आज एडिटोरियल डिस्कशन तो नहीं आता है। कल हम लोग फिर से न्यूज़पेपर डिस्कशन सोमवार से शनिवार तक हम करेंगे। आज एक स्पेशल वीडियो है। आप ये आंसर राइटिंग तो देख ही रहे होंगे। मेंस आंसर राइटिंग किस तरह से खूब अच्छे से करें जिससे अच्छे अंक मिलें आपको और रैंक आपका अच्छा मिले। पीटी में आप कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन अगर आप मेंस में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको अच्छे सीट अच्छे रैंक नहीं मिल पाते हैं। इसी पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आंसर राइटिंग किस प्रकार से किया जाए। मेंस आंसर राइटिंग जिन जिन लोगों को नहीं आता है उनको मैं सिखाने की कोशिश करूंगा कि आंसर राइटिंग किस प्रकार से इफेक्टिव बनाया जाए ताकि अच्छे अंक लाया जा सके। एक मॉडल आंसर भी लाया हूं, एक्चुअली में 2 लाया हूं मैं, तो आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। कुछ सवालों को मैं डिस्कस कर दूंगा जिसको आप खुद से लिखने की कोशिश कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि कोई भी बीपीएससी के रिगार्डिंग इस तरह की चीज़ें नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं बताया जाता है सामान्य तौर पर। बीपीएससी के बहुत सारे कोचिंग तो अब टीचर भर्ती और बिहार एसआई, बिहार पुलिस का जो फॉर्म है उनमें लग गए हैं, क्योंकि उधर पैसा ज़्यादा होता है और व्यूअर्स ज़्यादा होते हैं। तो हमारा काम का तो नहीं है वो, हम तो यही करेंगे, बीपीएससी को लेकर ही चलेंगे केवल अभी। ओके, इसके पीटी के लिए रोज़ एमसीक्यू आता है और न्यूज़पेपर डिस्कशन हम लोग रोज़ करते हैं। जो आपका मेंस एग्जामिनेशन में पहली प्राथमिकता देता हूँ न्यूज़पेपर डिस्कशन में। पीटी फैक्ट कम रहते हैं, मेंस एग्जामिनेशन में आपके ज़्यादा चीज़ वहाँ से पूछे जाएंगे। देखिए, आंसर राइटिंग करने से पहले बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता। कुछ दिन पहले बच्चे ने एक मैसेज किया कि एसए का पेपर होता है क्या बीपीएससी में। नहीं पता होगा, बीपीएससी में जो अंक दिए जाते हैं वो 900 अंक में से दिए जाते हैं, जिसमें 300 के 3 पेपर होते हैं। पहला होता है GS1 का, दूसरा होता है GS2 का, तीसरा होता है निबंध का पेपर। ओके, इन्हीं तीनों में 300 अंक में से आपके मेंस के अंक मिलते हैं। GS1 में मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ कला के सवाल और करंट अफेयर के सवाल पूछे जाते हैं। GS2 में पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, टेक, इकोनॉमी, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। निबंध में तो निबंध पूछा जाता है। देखिए, आंसर राइटिंग करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान से सुनते जाइएगा। पहली चीज़ चाहिए होती है कि भाई सवाल जो है वो पूछा क्या गया है उसमें। ये आपको समझने के लिए पहले बात तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए कि हाँ भाई, समझ तो एक बेसिक होनी ही चाहिए कि सवाल में पूछा क्या गया है। जैसे इसी बार का मैं सवाल कुछ लाया हूँ आपके लिए, वो मैं दिखाऊंगा, उसको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कि उस सवाल की मूल भावना को टच करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अगर आप लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। दूसरा चीज़ चाहिए होता है, जब आप समझ गए कि सवाल क्या पूछ रहा है, तो दूसरा चीज़ ये लिखना होता है उसमें कि आप उसमें कंटेंट कौन सा चीज़ लिखेंगे जो आपके पास है ही नहीं। मान लीजिए मूल अधिकार का सवाल पूछा गया और आपको मूल अधिकार के बारे में पता ही नहीं है, बस आपको ये पता चल गया कि मूल अधिकार सवाल पूछा गया है। मूल अधिकार संबंधी बात आपको नहीं पता है कि कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं, करंट में क्या चल रहा है, कौन कौन से आर्टिकल है और किस तरह से लिखा जाता है, कौन से आर्टिकल महत्वपूर्ण हैं, कौन से आर्टिकल ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है या जिनको संविधान में हटाया गया है, संशोधित किया गया है, तो आप मूल अधिकार के सवालों को अच्छे से हल नहीं कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहली प्राथमिकता क्या होती है, तो कंटेंट की होती है। कंटेंट मतलब तो समझ गए होंगे कि लिखेंगे जो आंसर में ना आप, वो आपके पास होना चाहिए। ये मैक्सिमम बच्चों के पास अभाव रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि आपने जीवन भर वन लाइनर पढ़ा है। वन लाइनर पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट वन लाइनर पढ़ते हैं। जब उनको शुरुआत में मैंने बोला था एनसीईआरटी पढ़ो, तो बहुत सारा हेट भी सामना करना पड़ता है टीचरों को जब सच बोल दो तो खैर आपको अब तो बहुत सारे लोग समझ गए हैं, पढ़ ही रहे होंगे। कंटेंट सबसे प्रमुखता से चाहिए होता है। यानी कि अगर मुझे कोई बोलेगा कि मेंस की तैयारी मुझे करनी है तो कितने देर मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए, तो मैं उसको क्या बोलूँगा कि आप 6 घंटे कम से कम पढ़िए। पढ़ने पर, कंटेंट इकट्ठा करने पर ध्यान दीजिए। मात्र 2 घंटे भी अगर आप लिखने की कोशिश करते हैं तो इतना भी इनफ होता है। जो लोग मेंस देकर आए होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि कंटेंट अगर आपके पास होता है तो आपको समय आंसर कंप्लीट करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। बिल्कुल भी आपका 3 घंटा आपको इनफ लगता है कि ठीक है, बहुत अच्छा था, कोई ऐसा सवाल छूटेगा नहीं हमारा।
लेकिन अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप कितना भी प्रैक्टिस करके जाएं, अगर आपको पता ही नहीं है जो टॉपिक पूछा, जैसे इस बार डायनामिक सेक्युलरिज्म पूछा था, ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था, तो अगर आपको मैं 1 घंटे भी दे दूं तो आप इसको गलत ही लिखोगे या तो आधा अधूरा लिख कर आओगे। यानी कि सबसे मुख्य चीज़ क्या चाहिए होता है किसी भी आंसर राइटिंग के लिए, कंटेंट चाहिए होता है। यानी कि कंटेंट तभी आएगा जब आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आंसर राइटिंग करने से पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? किताबों को पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। आप मुझसे पूछते हैं कि ऐसे में हम क्या लिखें, हमें पता ही नहीं है। वो इसलिए नहीं पता है क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है। जिस दिन आप पढ़ लेंगे उस दिन आप लिखना शुरू कर देंगे। क्या जिस दिन सारा सिलेबस पढ़ लें तब आंसर राइटिंग शुरू करें? नहीं, सबसे बेसिक से चलते हैं। याद कीजिए 5वीं 6ठी में अगर सामान्य तरीके से पढ़ा होगा आपने, बचपन में भी पढ़ा है, मिडिल स्कूल से मैं भी पढ़ा हूँ, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं नहीं जानता हूँ स्कूल क्या होते हैं। आप लोग तो उससे अच्छे स्कूल से ही पढ़े होंगे। तो मैं क्या बता रहा हूँ ना, याद कीजिए बचपन में हम लोग क्या करते थे। जैसे मान लीजिए विज्ञान हमने पढ़ा या इतिहास पढ़ा। विज्ञान नहीं, विज्ञान से बहुत सारे लोग डर लगता है। हिस्ट्री पढ़ा, इतिहास पढ़ा हमने, है ना। इतिहास में कौन सा चैप्टर पढ़ा हमने? इतिहास में आज हमने पढ़ा कि भाई गांधी जी से जुड़े हुए चैप्टर पढ़े, जिसमें गांधी जी से जुड़े हुए सारे आंदोलन थे। 1917 का चंपारण आंदोलन था, 1930 का सविनय अवज्ञा था, 1920-19 का असहयोग आंदोलन था, उसके अलावा 1942 ईस्वी का भारत छोड़ो आंदोलन था। उनके सत्य और अहिंसा की नीति बताई हुई थी उस बुक में। ये हमने चैप्टर पढ़ा, ठीक ना। जैसे बचपन में हम लोग करते थे, याद कीजिए कि चैप्टर पढ़ा, उसके बाद चैप्टर के अंत में सवाल दिया हुआ रहता था। उसको हम लोग क्या करते थे, सवाल लेते थे। जैसे सवाल में पूछा गया कि 1917 का आंदोलन के बारे में लिखिए, 1917 के चंपारण आंदोलन के बारे में लिखिए। अगर बचपन में आपने किया होगा तो बताना, चंपारण आंदोलन के बारे में लिखिए। तो हम क्या करते थे, चैप्टर उलटते थे। जैसे ही कहीं पर लिखा दिखा 1917 चंपारण, उसके आगे का पूरा पैराग्राफ चेप के लिए वहाँ पर लिख देते थे। यही तो करते थे ना, सामान्य तौर पर मैं बता रहा हूँ, यही तो करते थे हम लोग भी। तो यही होता है सबसे बेसिक आंसर राइटिंग, यही होता है। यहीं से जीरो बोलते हैं इसको, इससे नीचे से मत शुरू कीजिएगा, ये जीरो लेवल होता है। यानी कि अगर आज आपको मैं बोलूँ तो सबसे पहले क्या करना होता है, जो आज शुरू कर रहे हैं 70 BPSC के लिए, 69 के लिए अगर आप आज शुरू कर रहे हैं तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ तो आपको आता ही होगा, क्योंकि 4 महीने भी रह गए मुश्किल से आपके PT एग्जामिनेशन के। तो सबसे पहले क्या करना होता है, किसी भी चैप्टर का, जो भी चैप्टर आपने पढ़ा, यानी कि भूगोल में अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ा, साइंस में, साइंस टेक में पढ़ा, साइंस से सवाल नहीं आते, साइंस टेक से आते हैं। जैसे मैं करंट रोज़ बताता हूँ आपको, है ना। करंट से पढ़ा, हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ लिया, पॉलिटी का चैप्टर पढ़ लिया। आपने पॉलिटी का चैप्टर कौन सा पढ़ा? मान लीजिए संविधान का निर्माण आपने पढ़ा, कहीं से भी पढ़ा। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे भूगोल, संविधान का निर्माण आपने पढ़ा, तो आप क्या लिखेंगे कि संविधान निर्माण संबंधी समितियों के बारे में उल्लेख कीजिए। तो बैठ कर लिखिए कि संविधान निर्माण में मूल अधिकार समिति किसके पास थी, उसके बाद से प्रारूप समिति किसके पास थी, प्रांतों संबंधित समितियां किसके पास थी, राज्यों संबंधित समितियां किसके पास थी। ये सारा कुछ लिखिए, शॉर्ट आंसर हो गया ये आपका। छोटा सा फैक्ट भी बहुत सारा तैयार हो गया। शुरुआत तो कहीं ना कहीं से आपको करनी ही पड़ेगी। पहले दिन आंसर लिखने पर कोई करंट नहीं लगता है या कोई खा नहीं जाता है, कुछ भी नहीं होता, बस लिखने की आपको कोशिश करनी है। ये बहुत देर समझा दिया मैंने बेसिक वालों के लिए, जिनको बेसिक भी नहीं पता होता है। अब हम चलते हैं, कुछ सवालों को मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ, इसको आप लिखने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल भी हैं ना BPSC में जो इस बार आए हुए थे, ऑलरेडी ये पेपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन यकीन मानिए, अगर 100 बच्चों को मैंने बताया होगा तो उसमें से 2 बच्चों ने ही केवल इसके आंसर लिखने की कोशिश की होगी, बाकी तो वैसे ही हवा में पढ़ लिया, पढ़ के भूल गए कि हाँ ठीक है पेपर आया था तो आया था, हमारे समय में थोड़ी ना आया, हम अगली बार देंगे मेंस तभी पेपर आएगा हमारे लिए। उन्होंने छोड़ दिया, इसको लिखने की कोशिश किसी ने भी नहीं की। 2 से 3 बच्चों ने केवल लिखा है। और अगर आप UPSC BPSC किसी भी एग्जामिनेशन सिलेक्शन का रेशियो देखेंगे तो 2% से कम ही होता है। यानी कि 100 बच्चे अगर एग्ज़ाम देते हैं तो 0.1 बच्चे का सिलेक्शन होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा अवेयर खुद को करना पड़ेगा, सिर्फ मास्टर बताए इससे नहीं होगा। जैसे यही सवाल देखिए, ये सवाल बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया था, मैं आज समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। आंसर राइटिंग करने के लिए सबसे पहले सवालों को ढंग से पढ़ना सीखिए। कीवर्ड्स जो आपको दिखेंगे उनको क्या करना है, उनको
अंडरलाइन कर देना है या घेर देना है। आप एग्जामिनेशन में भी ऐसा कर सकते हैं, या ठीक है नहीं भी करेंगे एग्जामिनेशन में मत कीजिएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनेशन आपको 2 पेपर मिलता है, एक तो रहता है सवाल आंसर, ऐसे सवाल लिखा हुआ रहेगा, उसके नीचे लिखना रहता है। एक आपको ऐसा पेपर दिया जाएगा जो आपको डी अटैच करके आपको दे दिया जाएगा हाथ में। जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलेंगे ना, तो आपको एक पेपर हाथ में दिया जाएगा और एक तो आपका आंसर राइटिंग वाला बुकलेट जमा हो जाता है। तो आप इस पर अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे सवाल देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फरवरी 2022 में भारतीय दूरसंचारक विनियामक प्राधिकरण ट्राई, इसको क्या कहा जाता है, ट्राई, ओके, टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार की एक बॉडी है जो क्या करती है, रेगुलेट करती है टेलीकॉम्युनिकेशन संबंधित जो कंपनियां हैं उनको रेगुलेट करती है। जैसे एयरटेल, जियो, BSNL आपने सुना होगा, इन सब को कौन रेगुलेट करेगी, तो ट्राई करेगी। कुछ भी आपको दिक्कत आएगी तो किसके पास जाएंगे, आप ट्राई के जाएंगे, ट्राई में शिकायत कर सकते हैं। और बड़े कठोर प्रावधान हैं ट्राई के, और बहुत मुश्किल फैसले ले लेती है, कई बार तो परेशान करके जुर्माना भी बहुत सारा लगा देती कंपनियों पर। तो ट्राई के एक रिपोर्ट जारी किया, किसने जारी किया है, ट्राई ने रिपोर्ट, भारत सरकार ने ये रिपोर्ट जारी किया है, इसलिए VVI टाइप का रिपोर्ट हो जाता है। भारत सरकार, बिहार सरकार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, RBI, हमारे राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, उपराष्ट्रपति जी, हमारे संसद भवन, राज्य की विधानसभा, अगर इनसे कुछ बड़ी चीज़ें प्रकाशित हो रही है या इनमें कुछ बड़ी चीज़ों पर चर्चा हो रही है तो उसको ध्यानपूर्वक सुना कीजिए, देखा कीजिए, पढ़ा कीजिए, वहाँ से सवाल बनने की संभावना रहती है। भारत सरकार का कोई विभाग, जैसे श्रम मंत्रालय की कोई रिपोर्ट आ जाए तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, है ना। अब जैसे कैग की रिपोर्ट आ जाए किसी रेल संबंधित, तो उसको आप क्या करेंगे, जैसे रेल संबंधी कैग की रिपोर्ट आजकल खूब चर्चा में रेल एक्सीडेंट के बाद, तो मेंस में अगर आपको रेल से संबंधित सवाल पूछे जाते तो वहाँ पर उसका आप उपयोग कर सकते हैं। ट्राई ने अपने रिपोर्ट में क्या कहा कि दिसंबर 2021 के अंत में अखिल भारतीय औसत 85.91 के मुकाबले बिहार सेवा क्षेत्र में 53.71 टेली घनत्व है। टेली घनत्व का मतलब क्या होता है, टेलीफोन का घनत्व है, मोबाइल फ़ोन टेलीफोन का घनत्व है। इस स्थिति के कारणों को इंगित कीजिए, इनका क्या प्रभाव है, स्थिति में सुधार के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों को बताइए। इसने बोला कि बिहार में, पूरे देश में 85.91% है टेली घनत्व, यानी कि देश में अगर 100 लोग हैं उनमें से 85 लोगों के पास टेलीफोन है, मोबाइल कनेक्शन है मौजूद। लेकिन बिहार राज्य है जहाँ पर अगर 100 लोग निवास करते हैं तो वहाँ पर मात्र 53 लोगों के पास, लगभग में 54 लोगों के पास टेली घनत्व है। इसका क्या कारण है, उसने आपसे रिपोर्ट नहीं पूछा है, उसने आपसे पूछा 38 नंबर का सवाल है। अगर आपने रिपोर्ट पढ़ा है तो आप उसको लिख सकते हैं, थोड़े बहुत पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए बहुत सारे बच्चों को रिपोर्ट नहीं याद होगा तो भी इसमें क्या पूछा है कि इस टेली घनत्व का क्या कारण था, ये कारण पूछा गया है आपसे। अगला क्या है, अगर हम लोग अंडरलाइन करना शुरू करें, इस स्थिति के कारणों को इंगित कीजिए, पहला कारण। अगला क्या बोला है इसने, इसका क्या प्रभाव है, और उसके बाद क्या बोला गया है, स्थिति में सुधार के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों की जांच कीजिए। इसने बोला कि सबसे पहले आप मुझे इस समस्या का कारण बताइए। दूसरा हिस्सा क्या है सवाल का, कारण के बाद इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है बिहार पर। तीसरा हिस्सा क्या है इस सवाल का तीसरा हिस्सा है कि इसका उपाय क्या है इस समस्या के निदान का। यही 3 सेक्शन में आपसे ये सवाल पूछे गए थे, इसी को लिखना है, समझ रहे हैं ना। अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊं कि कारण क्या क्या हो सकता है टेली घनत्व का, टेली घनत्व जो कम है बिहार में, इसका क्या क्या कारण हो सकता है, बिना सोचे समझे देखिए जो आपके मन में आए कि हाँ ये कारण हो सकता है। लोगों के पास मोबाइल फ़ोन कम है बिहार में, सीधा सीधा सरकार ने ये चीज़ बोला है, बाकी देश और राज्य की तुलना में कम है, तो इसका क्या कारण हो सकता है। पहला कारण क्या हो सकता है, गरीबी एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, अशिक्षा एक कारण हो सकती है। तीसरा कारण क्या हो सकती है, तीसरा हो सकता है असमानता। चौथा क्या हो सकता है कि पहुंच नहीं हुआ है अभी तक बहुत सारे जगहों पर टेलीकम्युनिकेशन का। पांचवा कारण क्या हो सकता है कि अभी तक लोगों के पास इस तरह के जो बिजली और जो चार्ज करने वाले, फ़ोन चार्ज करने वाले या कनेक्शन पहुंचाने वाले सरकारी संसाधन की पहुंच नहीं है। जिस गांव में बिजली नहीं होगी वहां के लोग मोबाइल फ़ोन कितना मुश्किल से रखेंगे बताइए। तो ये भी एक समस्या हो सकता है। अगला कारण क्या हो सकता है कि बिहार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिहार के तो हैं, बिहार की जनसंख्या में तो आते हैं लेकिन रहते हैं बिहार से बाहर, यानी कि पलायन भी एक रीज़न हो सकता है। और रीज़न आप सोचिए,
आपको खुद से सोचना पड़ेगा। इसमें मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया जो मैंने बुक से पढ़ा हो या जिसको बुक से पढ़ने की ज़रूरत पड़ती हो। ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा। अगले पर चलते हैं। अगला क्या था, कारण के बाद क्या था, प्रभाव। अगर लोगों के पास मोबाइल फ़ोन कम होगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कनेक्टिविटी की समस्या हो सकती है, कनेक्टिविटी लोगों के पास नहीं होगी। जागरूकता की एक कमी हो सकती है। सरकार के बहुत सारे स्कीम और बहुत सारी चीज़ों को मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, ऑनलाइन फॉर्मेट में प्रचार प्रसार किया जाता है, ये चीज़ तो तय है ना, इसकी एक कमी हो सकती है। अगला क्या हो सकता है, जो सामान्य दुनिया है उससे कनेक्टिविटी में दूर हो सकते हैं वो लोग, ये भी तो एक क्या प्रभाव पड़ सकता है। कृषि खेती संबंधी बहुत सारी चीज़ें सरकार मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पहुंचाती है, मैसेज के ज़रिए पहुंचाती है, ये नहीं पहुंचेगा बहुत सारे लोगों तक। अगला क्या है, अभी कुछ दिन पहले कोविड-19 में सरकार ने पेशेंट को ट्रैक करने के लिए जो कुछ ऐप बनाए थे, वो सब चीज़ें उपलब्ध ही नहीं हो पाएंगी। यानी कि उनको अवेयरनेस की कमी के कारण, एक मोबाइल फ़ोन नहीं होने के कारण बहुत सारी सरकारी चीज़ों से दूर हो जाते हैं वो लोग। तो ये भी आप बता सकते हो। और भी बहुत सारे प्रभाव पड़ सकते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सब कुछ का प्रभाव पड़ सकता है। तो ये आपको ऐसे भी बांट कर लिख सकते थे इसको। इसका उपाय क्या क्या हो सकता है कि सरकार ऐसा करे कि जो गरीब लोग होते हैं उनको आजकल के, जैसे केरल की गवर्नमेंट ने क्या किया, केरल की गवर्नमेंट ने वहाँ पर राज्य द्वारा पोषित एक केबल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क बिछाया है, जिसके द्वारा क्या है कि राज्य के लोगों को फ्री में, राज्य के बीपीएल परिवारों को फ्री में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी। कुछ दिन पहले ही मैंने न्यूज़पेपर डिस्कशन में बताया है ये चीज़। तो अब क्या लिखेंगे कि इस तरह की उपाय कर सकती है बिहार सरकार। अगर लोगों को फ्री में हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा और उनको मोबाइल फ़ोन वगैरह ख़रीदने या टेलीफोन वगैरह ख़रीदने में थोड़ी सी सहूलियत दे दी जाएगी तो उनके पास बहुत बड़ा संसाधन पहुँच जाएगा। किस चीज़ का संसाधन भाई, शिक्षा का संसाधन पहुँच सकता है उनके पास। उनके पास सरकार की सभी योजनाओं के लाभ पहुंच सकते हैं उस एक चीज़ के ज़रिए। यही सब तो इसके उपाय हो सकते हैं ना। दूसरा उपाय क्या हो सकता है, लोगों की आय को बढ़ाना। तीसरा उपाय क्या हो सकता है, कनेक्टिविटी को बढ़ाना, गांव-गांव तक बिजली वगैरह को पहुंचाना, टेलीफोन के टावरों को पहुंचाना। इससे क्या होगा, कनेक्टिविटी वहां पर बढ़ेगी। ये मैंने अभी बिल्कुल सामान्य भाषा में, बहुत सारे पॉइंट तो मुझे भी नहीं अभी याद आ रहे हैं, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आप इसी तरह से सोच कर, पहले दिन ऐसा हो सकता है कि आप 150 शब्द लिखने की जगह पर 100 शब्द ही लिखें, लेकिन एटलीस्ट आप लिखेंगे तो ना। उस दूसरे दिन ऐसा हो सकता है कि 200 शब्द आप लिखेंगे, तीसरे दिन 300 शब्द लिखेंगे, चौथे दिन से जाकर मास्टर हो जाएंगे लिखने में। ओके, ये मैंने एक समझाने की कोशिश की। अब आते हैं फॉर्मेट पर, आंसर राइटिंग के फॉर्मेट पर, फिर मैं आपको मॉडल आंसर पर ले चलूँगा। फॉर्मेट क्या होता है, किसी भी आंसर राइटिंग का शॉर्ट और लॉन्ग का अलग अलग होता है। देखिए शॉर्ट का है, ओके, और ये लॉन्ग आंसर राइटिंग का होगा। ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लॉन्ग आंसर राइटिंग, शॉर्ट आंसर राइटिंग में कुछ अंतर होता है। जैसे शॉर्ट आंसर राइटिंग जो होता है, पहली बात तो 3 घंटे आपके पास समय कम रहते एग्जामिनेशन में, तो जितना स्पेस दिया हुआ रहेगा वो भी अगर आप भर लेंगे तो बहुत बड़ी चीज़ है। 2-2 पेज रहते हैं एक सवाल शॉर्ट में भी। शॉर्ट आंसर राइटिंग में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि इसमें भूमिका बिल्कुल कम लिखना होता है। 1 लाइन 2 लाइन इनफ, 2 से तीसरा पर नहीं जाना। हमें सबसे ज़्यादा क्या लिखना होता है, जो सवाल का मुख्य हिस्सा होता है वो आपको लिखना है। सबसे अधिक आप मुख्य हिस्सा लिखेंगे, निष्कर्ष 1 से 2 लाइन लिखेंगे आप, और ये सवाल ख़त्म हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आपको मुख्य हिस्सा पर फोकस रखना है। शॉर्ट आंसर में जैसे अगर आपसे पूछा गया है कि बताइए भारत के राष्ट्रपति के जो आपातकाल संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, या चलो मैं सवाल सही करता हूं, जैसे आपसे पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, भूमिका। आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की चर्चा की गई है, उनकी शक्तियां निम्नलिखित हैं। उसके बाद उनके वैधानिक शक्ति, उनके सैन्य शक्ति, उनकी कार्यपालक शक्ति, उनकी वित्तीय शक्ति, इसको आप लिखकर आगे बढ़ जाएंगे। निष्कर्ष में लिखेंगे उपरोक्त शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया है। भारत में राष्ट्रपति जो होते हैं वो हमारे देश के प्रमुख होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं। द एंड, सवाल ख़त्म। भूमिका में कुछ लिखना ही नहीं होता है शॉर्ट आंसर में, क्योंकि समय वहाँ पर कम होते हैं और आपको बहुत सारे शॉर्ट आंसर लिखने होते हैं। 20 सवाल हल करने होते हैं GS2 के पेपर में, BPSC मेंस में, जिसमें से 5 सवाल लॉन्ग फॉर्म के होते हैं, 15 सवाल के करीब में शॉर्ट आंसर होते हैं BPSC की मैं बात करूँ GS2 में।
तो क्या मैंने बोला, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो भूमिका में क्या लिखेंगे, भारत के संविधान के आर्टिकल 53 के तहत, 53 नहीं 52 है, हाँ 52 के तहत राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति पद का सृजन किया गया है, जिनकी शक्तियाँ निम्नलिखित हैं। उसके बाद आप लिखेंगे वैधानिक शक्ति, सैन्य शक्ति, कार्यपालक शक्ति, आर्थिक शक्ति और द एंड। उसके बाद क्या लिखेंगे निष्कर्ष में, उपरोक्त शक्तियां राष्ट्रपति जी को दी गई हैं। भारत में राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख के तौर पर जाना जाता है। द एंड सवाल का शॉर्ट आंसर का एंड हो गया, इसमें और कुछ भी नहीं लिखना था। ये चीज़ सब क्लियर हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ, इसी सवाल का अगर लॉन्ग फॉर्मेट में पूछा जाता है सवाल जीएस में जब भी लिखेंगे तो पॉइंट में लिखने की कोशिश करेंगे, एरो एरो बनाकर पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करेंगे, या पैराग्राफ में लिखेंगे तो छोटे पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करेंगे। जीएस में रिप्रेजेंटेशन के लिए जैसे राष्ट्रपति जी की शक्तियाँ बोली गई है, पूछा गया आपसे सॉरी, तो आप क्या लिखेंगे, राष्ट्रपति जी की शक्तियाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे कार्यकारी शक्ति, इसके नीचे बना दिया, इधर लिखेंगे वैधानिक शक्ति, इसके नीचे बना दिया, इधर लिखेंगे सैन्य शक्ति और इसके नीचे बना दिया, और उसको फिर 2-2 4-4 लाइन करके एक्सप्लेन करके शॉर्ट आंसर समाप्त हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, इंट्रो अच्छा होना चाहिए, बस इंट्रो 2 लाइन का होता है शॉर्ट में, उसमें इंट्रो का कोई काम ही नहीं होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसी को लॉन्ग फॉर्म में अगर लिखना हो, राष्ट्रपति जी की शक्तियों को अगर लॉन्ग फॉर्मेट में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, मैं उसका देखिए उदाहरण देता हूँ, फिर मैं मॉडल आंसर पर ले जाऊँगा। देखिए वीडियो बहुत सारे लोग जो गांव घर में रहते हैं उनके लिए ये मददगार होता है। अगर आप कोचिंग कर रहे होंगे तो आपको मास्टर साहब बताते होंगे कि ऐसे ऐसे लिखना है, लेकिन जो लोग गाँव घर में रहकर महिलाएँ तैयारी करती हैं या गरीब घर के बच्चे तैयारी करते हैं, उनको नहीं होता है कोई बताने वाला, तो इसलिए ये बताने का पर्पस होता है। जैसे राष्ट्रपति की शक्तियाँ अगर आपसे लॉन्ग फॉर्मेट में पूछी गई है तो आप उसमें भूमिका लिख सकते हैं कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति पद का सृजन किया गया है, जिसकी शुरुआत हमें मिलती है 1973 के एक्ट से देखने को मिलता है, जब बंगाल के गवर्नर जनरल नाम का पद सृजन किया गया था। धीरे धीरे आज़ादी के बाद इस पद को भारत के राष्ट्रपति के पद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रपति पद का सृजन किया गया है, जिनको बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं। भारत के राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख के दर्जा भी दिया गया है। इनकी शक्तियां निम्नलिखित हैं। अब उसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे, इनकी सैन्य शक्तियां, मान लीजिए पहला हेडिंग बनाया कि सैन्य शक्ति। उसके बाद उसमें लिखिए, खूब डिटेल में पॉइंट्स लिखिए, पैराग्राफ लिखना हो, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखिए, 10-12 पॉइंट लिख दिया। फिर अगला शक्ति बनाया कि वैधानिक शक्ति। ओके, क्या बनाया, मतलब विधायिका से संबंधित जो शक्ति हैं वो कौन कौन से हैं वो अब बताना है हमें। लेजिस्लेटर यानी कि जो संसद है हमारी काम करती है, उनसे जुड़े हुए शक्तियां राष्ट्रपति जी की कौन कौन से हैं। सत्रों का आह्वान करते हैं, उसके बाद से संसद के संयुक्त जो अधिवेशन होता है उसकी बैठक को भी बुलाते हैं, और बहुत सारे, जब तक संसद से सारे कानून पास होने के बाद राष्ट्रपति जी का साइन नहीं होता तब तक क्या होता है, तब तक वो चीज़ पास नहीं हो सकता। प्रोटेम स्पीकर वगैरह की नियुक्ति करते हैं, बहुत सारा काम होता है जो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। उसको आप लिखिए डिटेल में, आर्टिकल सहित लिखिएगा। पॉलिटी के आंसर को जब भी लिखिए, अगर आर्टिकल ध्यान में है तो लिख दीजिए। ओके, उसके बाद आप क्या आएंगे कि भाई आर्थिक शक्ति कौन सी है, तो राष्ट्रपति जी को कौन सी दी गई आर्थिक शक्ति के तौर पर, तो आर्थिक आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय ही आर्थिक आपातकाल की घोषणा करते हैं। और अगर कुछ आर्थिक शक्ति है तो वो आप बता सकते हैं। न्याय संबंधी शक्ति कौन सी दी गई, या सैन्य शक्ति में आप बता सकते हैं कि तीनों सेना के कमांडर होते हैं, और जो कोर्ट मार्शल किया जाता है उसके क्षमादान की शक्ति भी राष्ट्रपति जी के पास है। और न्याय संबंधी कौन सी शक्तियां हैं, तो ये देश में न्याय के अंतिम पीढ़ी के रूप में है, और ये क्या करते हैं, किसी भी सज़ा को अगर माफ़ करना चाहें तो इनको कुछ विशेषाधिकार दिया गया है, जो मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर, उनके सलाह पर ये किसी भी आदमी को, व्यक्ति को उनकी सज़ा से माफ़ी दे सकते हैं या सज़ा को बरकरार रख सकते हैं। इसको डिटेल में लिखने के बाद फिर निष्कर्ष पर आइए कि समय समय पर राष्ट्रपति पदों पर आरोप लगाया जाता है कि ये रबर स्टैंप हैं या ये केवल नाम के पद हैं। ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति जी को बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं, लेकिन हमारे देश में वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं कार्यपालिका के, तो वास्तविक प्रमुख होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। लेकिन भारत के संविधान में राष्ट्रपति को जब ओथ लेते हैं तो उस समय संविधान के संरक्षक का भी वो ओथ लेते हैं, और देश के संवैधानिक प्रमुख होने का भी ओथ लेते हैं। गणतंत्रात्मक देश, लोकतंत्रात्मक देश में राष्ट्रपति का पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इति संपादक क्या बोलते हैं वो अंत में, इटीसी समाप्त। ओके, द एंड लिखते हैं ना आप लोग, तो वही वाला द एंड।
इतना सारा डिटेल में जब आप लिखेंगे तो वो क्या कहलाता है, लॉन्ग फॉर्मेट का आंसर कहलाता है। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों समझाया है मैंने, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब चलते मॉडल आंसर पर, उसके बाद अपना वीडियो समाप्त हो जाएगा। कहीं पर कुछ चूक हुई हो तो आप बता सकते हैं, आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अगले वीडियो में। देखिए आंसर है क्या है कि भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायती प्रणाली का महत्व का आकलन करें। पंचायती प्रणाली का और ग्रामीण विकास के वित्तीयन के लिए पंचायतों के पास कौन कौन से स्रोत हैं, विश्लेषण कीजिए। बीपीएससी एस्पिरेंट नाम से चैनल है, वो बहन है, उसी का आंसर ले लिया था मैंने, उसी पर आंसर पड़ा हुआ था बहुत दिनों से मेरे पास। एक वीडियो और मैंने बनाया था इस पर, तो आप उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छे कंटेंट रहते हैं उसके। क्या है कि देखिए इन्होंने शुरू किया है, लॉन्ग फॉर्म है, लॉन्ग फॉर्म का आंसर है। तो कहाँ से शुरू किया है, एक कोटेशन डाल दिया, आप भी डाल सकते हैं। हिस्ट्री में, पॉलिटी के सवाल में जो वैलिड कोटेशन हो वही डालिएगा। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती कुछ भी शेरो शायरी लिख के आ गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है ना। अगर कोटेशन वैलिड है, कुछ ऐसा सोच पा रहे हैं तो उसको ज़रूर लिखिएगा। लॉन्ग फॉर्मेट में ये अलाउ होता है। पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने हेतु 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। ये भूमिका हो गया छोटा सा। स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज की स्थापना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को साकार करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में से एक थी। इसका उद्देश्य पंचायतों को अधिकार प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना था। देख सकते हैं आप, ये भूमिका थोड़ा सा भूमिका के फॉर्मेट में लिखा है, लेकिन छोटे पैराग्राफ में लिखिएगा, ऐसे ही छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखने की कोशिश। और आंसर में अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए हिंदी लिखने में, उसके अंक कटते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, बीपीएससी के जो आंसर हैं जो आयोग ने चेक करके आरटीआई के फॉर्मेट में दिया है, उनमें देखिए कि जो चेक करने वाले होते हैं वो ग्रामेटिकल मिस्टेक को घेर कर अंक काटते हैं वहाँ पर। इसलिए अगर हिंदी लिखने में आप अगर गलती करते हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, तो उसको सुधार कीजिए, देख देख कर लिखने की कोशिश कीजिए किताब से। शुरुआत में आंसर राइटिंग में अगर आपको दिक्कत आती है तो बुक से हेल्प ले सकते हैं, देख कर लिख सकते हैं आप। ओके, अगला क्या है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। अब संवैधानिक प्रावधान जितने भी हैं एक्ट ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संबंधित, उस सबको यहाँ पर एरो बनाकर सजा कर लिख दिया। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते। पंचायती राज व्यवस्था के महत्व। अब महत्व उसको बताया मैंने, शासकीय शक्ति कार्यों का विकेंद्रीकरण संभव होता है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट में ऐसे ही लिखते जाना है, पॉइंट में लिखते जाना है। पंचायतों के वित्तीयन के स्रोत कौन कौन से होते हैं, ऐसे ही पॉइंट में फिर इसको लिखिएगा। पॉइंट में लिखने के बाद देखिए पूरा पॉइंट में ही लिखा हुआ है, पंचायतों के वित्तीय स्तर पर सशक्त करने के कुछ उपाय बताए हैं। ये उपाय हमेशा मौलिक लिखने की कोशिश की जाए। मौलिक का मतलब क्या होता है, अपने सोच समझ से कुछ अच्छे पॉइंट्स निकाल कर, खुद के मन से सोच कर ऑफिसर बनने जा रहे, पंचायतों को कैसे सशक्त करें, इतना तो आपको खुद के आइडिया होना चाहिए, है ना। पढ़ेंगे लिखेंगे तो आइडिया धीरे धीरे आ जाएगा। न्यूज़पेपर डिस्कशन अगर आप मेरे साथ देखेंगे तो बहुत सारा आइडिया मैं उसमें देता हूँ लिखने और सोचने संबंधी, तो वो आपको काफ़ी मदद करेगा। उसके बाद कुछ उपाय लिख दिए हैं। उपाय लिखने के बाद निष्कर्ष है कि पंचायतों को सतत प्रयत्नशील बनाने के लिए स्वतंत्र संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक है। साथ ही पंचायतों को एक उद्यमी संस्था के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर विकासात्मक कार्यों से धन उगाही करने के अधिकार प्रदान किए जाएं। ये एक मॉडल आंसर था जो मुझे बताना था आप लोगों को। मॉडल आंसर मैंने दिखा दिया, इंट्रो कैसे लिखा जाता है, लॉन्ग फॉर्मेट का आंसर का मॉडल आंसर लाया हूँ, शॉर्ट का आंसर राइटिंग पहले ही अपलोड है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, कुछ भी लाभ पहुँचा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर कुछ पसंद नहीं आया हो तो आप कमेंट करके निस्संदेह बता सकते हैं, जो कि कमेंट नहीं पसंद आने वाले लोग ना के बराबर में होते हैं। पूरी ईमानदारी से कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।